जय हिंद। आज क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर से हर एक साल क्लास 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक साल एग्जाम में पूछता है। तो इस चैप्टर को इतना बेहतरीन से पढ़ा जाए तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आपसे ना छूटे। तो आइए इस चैप्टर को बेहतरीन से पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिख और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति क्या है यह सभी के सभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा दिए हैं। तो पार्ट 3 में हम इस जितना भी पढ़े हैं इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन कितना बनता है, आइए सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है तो इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मात्र 24 साल के व्यक्ति जो पूरे फ्रांस को और अगल बगल पूरे देश को हिला के रख दिया था, यानी वहां राष्ट्र प्रेम के नाम पर लोगों के अंदर अपने देश के लिए भावनाओं को प्रेरित कर दिया था। और जब तक हमारा देश लोकतंत्र रहेगा तो हम किसी राजा के अधीन कार्य नहीं करेंगे। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापना किया और धीरे धीरे लोगों को जगाने का प्रारंभ किया। लेकिन कुछ देशों ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया। पता होगा वाटरलू के युद्ध में, और चार बड़े बड़े कंट्री नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। और जो नेपोलियन बोनापार्ट को हराया उस समय वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वह था मेटरनिख। यानी वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वह था मेटरनिख, और मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो बचपन से ही कुलीन वर्ग यानी बड़े कास्ट के घर उसका जन्म हुआ था। लेकिन वो कहा कि उसको मेटरनिख के बताए थे। मेटरनिख का एक उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा जो भी परिवर्तन लाया गया है उस परिवर्तन को समाप्त करना, यानी उस परिवर्तन को नामो निशान मिटाना और फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना करना। यह नेपोलियन का उद्देश्य था। नेपोलियन यह चाहता था शासन करो लेकिन वहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करो। ये नेपोलियन का यह सोच था। और वहां सबसे ज्यादा का शोषण हो रहा था, मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा हो रहा था। तो पहले का इसका उपलब्धि क्या है, इटली को कई छोटे छोटे काले खंड में विभाजित कर दिया और वहां अपना वर्चस्व बनाया, यानी वहां अपना अधिकार जमाया। क्योंकि वो जानता था अगर इटली को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक शासन करेंगे नहीं। क्योंकि यहां अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, भारत पर फूट डालो और शासन करो, यानी यहां आपस में लड़ाओ और भारत पर राज करो। यह अंग्रेजों का शान था। और वहां फ्रांस में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का उद्देश्य था इन लोगों पर शासन करो लेकिन परिवर्तन मत करो। तो यह पहले का उद्देश्य पल ये, इटली को कई भागों में तोड़ दिया। नेपोलियन जब पराजित हुआ तो मेटरनिख ने यह किया, जितना भी इसका कार्य था उस कार्य को नामोनिशान मिटा दिया। यानी जो भी यह परिवर्तन किया था परिवर्तन को समाप्त कर दिया। और अलग अलग यानी फिर से जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ तो फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना कर दिया। बुर्बो राजवंश में राजा का अधिकार था, वहां प्रजा का अधिकार नहीं था, यानी वहां जनता का अधिकार नहीं था। राजा जितना टैक्स जनता पर लगा दिए उन जनता को टैक्स को चुकाना था, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन चुकाना उसका अनिवार्य था। अब इसके बारे में जब अगला का स्टेप है यह कहा कि मेटरनिख ने क्या किया, सिसिली और नेपल्स पर बुर्बो राजवंश फर्डिनेंड को सौंप दिया। यानी जो सिसिली और जो नेपल्स था उसका जो राजवंश था फर्डिनेंड को सौंप दिया। यानी वहां राजा जो बना कौन बना, फर्डिनेंड बना। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या किया, रोम और उसके आसपास जो छोटे छोटे राज्य था उस सभी के सभी पोप का अधीन कर दिया। जो पोप वंश था उसको क्या कर दिया, अधीन कर दिया। इतना चालाक था मेटरनिख जानता था जब तक राजा आपस में मिलकर हम लोग रहेंगे तो यहां जनता का हमेशा शोषण रहेगा। और वहां
वहां के राजा कुलीन और पादरी वर्ग के साथ कभी नहीं मतभेद करता था, उस सभी के सभी यानी वहां शोषण का कार्य कर रहा था तो मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग का आज भी शोषण होता है, आज भी मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा शोषण होता है, उनके साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, लंबार्डिया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया खुद अपना आधिपत्य जमा लिया। लंबार्डिया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया खुद अपना अधिकार कर लिया, इतना चालाक था। फिर इसके बाद क्या किया, परमा, मोडेना और टस्कनी को हैब्सबर्ग के राजवंश को सौंप दिया। जो ये तीनों था यह हैब्सबर्ग के राजवंश को सौंप दिया। पाता है ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग और रूस, यह तीन सबसे बड़े साम्राज्य है उस समय का। ऑटोमन, रूस और हैब्सबर्ग, यह तीन सबसे बड़े साम्राज्य था यूरोप का। अब इसके बाद जो हुआ, यह तीनों को जैसे सौंपा और फिर जेनेवा और पीडामाउंट जो था इनको एक कर दिया, मिला दिया, इन दोनों को एक कर दिया, मिला दिया। मिलाकर पूरा का पूरा नेपोलियन द्वारा लाए गए परिवर्तन को यह समाप्त कर दिया। असमाप्त जैसे किया और फिर से धीरे धीरे वहां राजवंश ने पूर्व राजवंश का धीरे धीरे शोषण भी का हो गया, प्रारंभ हो गया। तो पूछेगा वियना कांग्रेस की उपलब्धियां को लिखे तो यह लिख दीजिएगा। पॉइंट कम से कम 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट आराम से लिख दीजिएगा। 2 नंबर पूछेगा अब फिर कहेगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण आखिर क्या था, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जो क्रांति प्रारंभ हो गया। क्रांति का मतलब होता है कोई भी अगर परिवर्तन लाना है तो वहां बिना क्रांति का परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी बिना आंदोलन का परिवर्तन नहीं ला सकते हो, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं करोगे तब तक साता पर बैठे हुए लोग आपके बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। हमेशा शोषण होता है तो गरीब और मध्यम वर्ग का ही होता है, कभी भी ना तो कुलीन और ना तो पादरी वर्ग का कभी भी नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मेन कारण यह था, पहला था फ्रांस में जो वर्ग था वह 3 वर्गों में विभक्त था। 3 वर्गों में पहला था कुलीन, पादरी और क्या था, मध्यम वर्ग। और कुलीन और पादरी पर इन लोगों ने टैक्स नहीं लगाता था, उन लोग पर बहुत छूट था, लेकिन मध्यम वर्ग पर काफी ज्यादा का लगाया था टैक्स, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग कुलीन वर्ग का विरोध कर रहा था। यानी मध्यम वर्ग कुलीन वर्ग का विरोध कर रहा था और कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग में कभी भी बनता नहीं था। और मान लो आपके पास 2 भाई है, एक भाई के पास पूंजी है और एक भाई के ना है, और जिसके पास पूंजी है उसके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज जिसके पास पूंजी ना है यानी पैसा का अभाव है उसी पर और लोग पैसा को आने थोपने का कार्य करते हैं। यानी ये पूरा इन तीनों में क्या था, इन तीनों वर्गों में आपस में क्या था, मतभेद था, इन तीनों वर्गों में बनता नहीं था। इसलिए मध्यम वर्ग का आपको पता होना चाहिए। तो मध्यम वर्ग में जनसंख्या काफी ज्यादा होता है और मध्यम वर्ग में रोजगार बहुत ही कम मिलता है, यानी बेरोजगार ज्यादा होते हैं और पूंजी का भी अभाव होता है, लेकिन शोषण भी क्या होता है, ये ज्यादा होता है। इस सब ने इतना मध्यम वर्ग को आज तक भी शोषण किया है, आज तक लूटा है। इसलिए हमेशा कभी भी साथ अगर लोगों को साथ देने का कार्य करते हैं तो मध्यम वर्ग, आज जो व्यक्ति जितना साथ देते हैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है। जो अच्छाई का कार्य किया है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका है, जो अच्छाई के साथ दोनों कार्य के लेकर आगे में बढ़ा है वही यहाँ चल रहा है। आज बुराई के साथ लोग ज्यादा दे रहे हैं लेकिन अच्छाई का सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, और वहां दूसरा का स्टेप में लुई 16वां का निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था, ये जो चाहता था जितना पैसा उड़ाना चाहता था उड़ाता था। आज जितना पैसा उड़ गया इस सारे के सारे पैसा को गरीबों पर, मध्यम वर्गों पर टैक्स के रूप में थोप देता था। अब मध्यम वर्ग इसके टैक्स से इतना परेशान हो रहा था
जिसकी वजह से इनके पास इतना पैसा ना था ते पैसा उसको चुका पाए। अब इसके बाद अब देखो फ्रांस में लोगों पर क्या लगा था, टैक्स, समझ लिए। एक कहा था इसका कारण था फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण, कहेगा तो लिख दो। अब इसके बाद कहेगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या था, आखिर हुआ इससे क्या क्या सुधार हुआ, वहां क्या क्या परिवर्तन हुआ, अब परिणाम में समझेंगे। तो परिणाम में क्या हुआ, लुई 16वां का जो का हुआ अंत हुआ, यानी इसके सत्ता को अंत हुआ, क्योंकि वहां जनता इकट्ठा होकर इस पर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। 1789 ईस्वी में क्या हो गया था, इसका अंत हो गया था। 74 में राजा बना था और 1789 में क्या हो गया, अंत हो गया। और वहां जनतंत्र यानी वहां जनता का स्थापना हुआ, यानी जनता के शासन का स्थापना हुआ। फिर लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ तो फिर राजवंश यानी राजवंश का स्थापना हुआ, यानी राजतंत्र का स्थापना हो गया। फिर अगला स्टेप में यूरोप के देशों में राष्ट्र का क्या हुआ, प्रसार हुआ। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, धीरे धीरे जब फ्रांस में ये राष्ट्र प्रेम की भावना जगा तो धीरे धीरे अदर कंट्री में धीरे धीरे प्रसार होने लगा। एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होने लगा, यानी लोकतंत्र व्यवस्था में वहां राजा के शासन नहीं बल्कि जनता का शासन होता है और जनता जो चाहे वह कार्य कर सकता है। लेकिन राजतंत्र व्यवस्था में वहां जनता का शासन नहीं बल्कि राजा के शासन होता है, और राजा के शासन में अगर उसके पिताजी अगर राजा बने हैं तो उसका पीढ़ी टू पीढ़ी राजा बनते हुए चलता है। लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में ऐसा ना होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में हमेशा जनता में कोई भी ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाता है जो जनता के बारे में हमेशा सोचता है और जनता के कार्य के प्रति अपना कार्य हमेशा कायम रखता है। उस सभी के सभी लोकतंत्र व्यवस्था में होता है, राजतंत्र व्यवस्था में नहीं होता है। तो इस सभी के सभी इस पार्ट में समझ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में अब इसके अगले वाले टर्म को बहुत अच्छे तरीका से समझ आएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।